इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्कर जी मौजूद हैं। पुष्कर जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब आपने यूसीसी की बात की तो ऐसा लगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये सिर्फ चुनाव के लिहाज से किया गया है। उस समय सोच क्या थी? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, ये वनों से आच्छादित है, ये पर्वतों से आच्छादित है और देवताओं की कृपा से, देवों की कृपा से आच्छादित है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और प्रत्येक परिवार से यहाँ सेना में, अर्धसैनिक बलों में या देश के किसी न किसी हिस्से में कहीं न कहीं अपनी सेवाएं यहाँ के लोग देते हैं। तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक लंबे समय से ये मांग रही थी कि ये राज्य के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए और हमने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा। नहीं, ये मांग यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी की थी या लोगों की मांग थी? नहीं, यहाँ की जनसामान्य की मांग थी और ये मांग आप देश भर में भी सुनते रहते होंगे, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि भी है और सैन्य भूमि भी है। तो यहाँ के लोग हमेशा देश के साथ चलते हैं, राष्ट्रवादी विचारों को अपनाते हैं। तो हमने उनकी अपेक्षा के अनुरूप उन्हीं के सामने प्रस्ताव रखा और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको इसमें अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और पहली बार उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा जो काम किए गए थे उस पर भी उन्होंने अपना समर्थन देकर हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ कि किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सत्ता में आने का या सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और चूंकि यूसीसी के बारे में भी हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा था, तो कहीं न कहीं बहुमत के साथ उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि यहाँ पर यूसीसी लागू होना चाहिए और हमने भी, चूंकि हमारा संकल्प भी था, उनके साथ हमारा ये प्रॉमिस था कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे और हमने सबसे पहले यही काम किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई। और यहाँ मैं एक चीज़ पूछूं आपसे कि जब यूसीसी की बात आपने कही, क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत हुई थी, उनसे सलाह मशविरा हुआ था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता है और सबके मंथन से जो सामूहिक चीजें निकलती हैं उसके बाद ही चूंकि इस पर काम आगे बढ़ता है। और मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। जो मेरी पार्टी की सोच है, जो हमारा विचार है, उसको चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता का नैतिक एक कर्तव्य भी, दायित्व भी होता है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी जो है, चूंकि जिस प्रकार की अपेक्षा हमारी पार्टी से की है, जिस प्रकार से उन्होंने हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, उसको हमने आगे बढ़ाया है। सत्ता में आने के बाद पहला काम इसी को करना है, इतनी प्रमुखता के साथ करना है। क्या पुष्कर सिंह धामी ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनना है, इसलिए ये काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पर ये सिखाया जाता है बचपन से कि दल से बड़ा देश और पार्टी से, पार्टी के बाद व्यक्ति। सबसे पहले देश, देश के बाद पार्टी और पार्टी के बाद व्यक्ति का हित अंतिम में आता है। और यहाँ किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझे करना है। पार्टी में यहाँ पर समय समय पर सबको दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है और मैं भी एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जो मेरी पार्टी का विचार है, जो मेरे से अपेक्षा यहाँ पर उत्तराखंड की जनता करती है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब मुस्लिम कम्युनिटी के उत्तराखंड में भी मुझे लगता है कि 10 से 13% के बीच में कुछ होगा, अलग अलग रिपोर्ट में वो आंकड़े आते हैं, उनको अगर इससे ऐतराज है, फिर मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता क्यों? देखिए, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया। चूंकि हम लोग संतुष्टिकरण पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी है कि यहाँ पर सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं और कोई आपस में कटुता नहीं है, वैमनस्य नहीं है। तो सबके लिए अगर समान कानून हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? लेकिन उसमें देखें तो अभी तक जैसे ड्राफ्ट में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, उनके कौन कौन से प्रावधान आपको अच्छे लगते हैं? लगता है कि हाँ, ये सब तो कानून में होने ही चाहिए? देखिए, ड्राफ्ट तो चूंकि आएगा, अभी मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि क्या
कोई इस बात को जायज ठहरा सकता है कि 12 वर्ष की बेटी का विवाह कर दिया जाए, बाल विवाह कर दिया जाए, या संपत्ति पर उसका कोई अधिकार न हो। ऐसे तमाम प्रावधान हैं। अब वो जैसे ही ड्राफ्ट आएगा तो जो लोगों की बहुत निर्मूल शंका है, आशंका है, वो सब जो है समाप्त हो जाएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया को पहले समझ लें तो अभी क्या प्रोसेस होने वाला है? 1 साल पहले हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने 1 साल के अंदर 2,35,000 लोगों से उनके मत लिए, विचार लिए, और जगह जगह पर कमेटी गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी 5 लोगों की, और उसने बहुत सारे धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की है, अलग अलग समुदाय के, हर समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, हाँ, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे, अन्य समुदाय के भी लोग थे, हमारे जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं उनसे भी बात करी है, और सामाजिक संगठनों के लोगों से भी बात करी। और जब ये कमेटी बनाई गई तो क्या आपने इसका और सरकार ने इसका ध्यान रखा कि इसमें सभी विचारधारा के लोग हों? ऐसा ना हो कि बीजेपी विचारधारा के लोग ही उसमें शामिल हों जो कि ऑलरेडी यूसीसी की बात कहते रहे। इसमें सभी प्रकार के लोग हैं और इसमें बीजेपी विचारधारा की कोई बात नहीं है। जो विधि के विशेषज्ञ थे या जिनके लंबे अनुभव थे, ऐसे लोगों को, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई स्वयं इतनी बड़ी न्यायाधीश रही हैं, उनका सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से उस कमेटी में अन्य मेंबर भी हैं, उनका भी अपने अपने क्षेत्रों में एक बड़ा अनुभव है, और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्वान लोगों ने भी अपनी इसमें राय दी है। तो उन सबकी राय और उन सब के द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि कमेटी ने भली भांति उसको संकलित किया होगा, और सबके संकलन से अच्छा ड्राफ्ट बनकर आएगा। वो ड्राफ्ट आते ही हम उसका आकलन करेंगे, सरकार के स्तर पर आकलन करेंगे, विधि के विशेषज्ञों से भी बात करेंगे, और फिर प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ाएंगे। कितने दिन में आपके पास ड्राफ्ट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, कल 30 जून को, चूंकि हमने डेडलाइन दी थी, 30 जून तक कमेटी ने कहा था कि हम अपना काम कर लेंगे, तो मुझे खुशी है कि कमेटी ने ये काम पूरा कर लिया है। उसके बाद अब वो संकलन करने के बाद जो भी आगे उनको जितना भी समय लगेगा, मुझे लगता है जल्द से जल्द अगले आने वाले 2-3 सप्ताह में जो है वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर सरकार के लेवल पे फिर कितना टाइम लगेगा अनुमानित समय, अगर लगभग की बात करें तो? नहीं, एक बार ड्राफ्ट मिल जाए तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम इस काम को पूरा करें, क्योंकि ये काम यहीं से शुरू हुआ है, तो यहीं से इसको सिरे चढ़ना चाहिए। 2 चीज़ कही जा रही है, जैसे आगे जब क्योंकि हाउस में लेके जाना होगा, तो क्या इसके लिए स्पेशल सेशन भी लाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, या मानसून सेशन में ही होगा, या अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया जाएगा? क्या दिमाग में चल रहा है? एक बार ड्राफ्ट आ जाएगा, सब चीजें एक बार ठीक प्रकार से, चूंकि ड्राफ्ट बनाने के बाद भी हम उसका आकलन भी करेंगे, और आकलन करने के बाद जो हमारे विधि का जो हमारा विभाग काम करता है, अन्य लोग काम करते हैं, सभी से बात करने के बाद सबकी सहमति से उसको जो भी अच्छा होगा। तो ये सारे ऑप्शन ओपन है कि या तो स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं, अध्यादेश भी ला सकते हैं, जो भी विधि के अनुसार होगा, भारत के संविधान के अनुसार। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं यूसीसी को लेकर। पीएम मोदी ने एक बार क्या कुछ कहा, उन्होंने ओवैसी ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को संविधान का ज्ञान नहीं है। देखिए, जो ओबीसी जैसे लोग हैं वो उसी प्रवृत्ति को और उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के कारण से देश का विभाजन हुआ, लेकिन आज अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आज पूरा भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरा देश एक है, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। पूरे देश की जनता भली भांति जानती है, इसलिए ऐसी सोच के लोगों को कहीं कोई स्थान देश के अंदर नहीं मिलने वाला। आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि तूफान आ जाएगा अगर ये काम किया गया। तो ये तूफान क्यों बुला रहे हैं आप लोग? ये सब लोग, देखिए, जब कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने की बात होती थी, उस समय भी ये लोग यही बात करते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पर जो है नरसंहार हो जाएगा, वहां पर कानून व्यवस्था सब समाप्त हो जाएगी, कोई वहां पर सड़कों पर निकलने वाला नहीं होगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की व्यवस्था लागू हो गई, और एक छोटी सी भी घटना नहीं हुई
और इसी प्रकार से जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो ये लोग देश के अंदर इस प्रकार की बातों को फैलाते हैं, जो छोटे छोटे वर्गों को लेकर, छोटे छोटे धार्मिक चीजों को एकत्र करके जो लोग राजनीति करते थे, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि अब लोग केवल इस पर वोट नहीं देने वाले हैं। जब से मोदी जी का कालखंड प्रारंभ हुआ है, अब लोग विकास के लिए वोट देते हैं, काम के लिए वोट देते हैं, सशक्तिकरण के लिए वोट देते हैं। वो समय अब आ गया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों ने भी पुरजोर विरोध किया। साउथ में डीएमके विरोध कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, उसको लेके एक रिजर्वेशन हिंदुओं में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल को रिजर्वेशन रहेगा। देखिए, वो तो जब ड्राफ्ट आएगा तो मैंने पहले ही कहा है कि ड्राफ्ट सबके लिए अच्छा आएगा, लेकिन इन जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, इन पार्टियों ने देश की आजादी के बाद से लेकर या तो अपने परिवार का भला किया है या इन्होंने अपने कुछ पार्टियों का भला कर दिया होगा, लेकिन देश के सामान्य वर्ग का कभी भला नहीं किया है। इन्होंने गरीबी हटाने की बात करी थी, गरीबी कभी हटी नहीं। और एक पार्टी जिसने देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण किया, देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। जो भी काम किया उन्होंने वोटों के लिए किया। आज उनको जो है ये सब अपना, चूंकि आज देश का जनमानस मोदी जी के साथ चल पड़ा है और उनको अपना सब चीजों में खतरा दिखाई देता है, वैसे ही उनको इसमें भी दिखाई दे रहा है। क्या कहीं इस बात को लेकर अपने प्रदेश में आपको चिंता होती है कि जिस प्रकार के बयान, जैसे वैसी साहब के बयान का मैंने जिक्र किया, फारूक अब्दुल्ला के बयान का जिक्र किया, विपक्षी पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के स्टैंड की बात की, आपके स्टेट में माहौल खराब हो सकता है? नहीं, उत्तराखंड के अंदर तो लोगों ने खुद ही इस पर मैंडेट दिया है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा बड़ा शांत प्रदेश है, यहाँ पर सब शांति से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई इस प्रकार की शंका नहीं है। यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको लगता है कि इससे हाथों हाथ लपकेंगे वो? देखिए, चूंकि हम जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था है कि एक समान कानून होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सबके सशक्तिकरण के लिए ला रहे हैं। जो भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर जिनकी भी आस्था है, जिनकी भी विश्वास है, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। ऐसा आप लोगों के जो विरोधी है वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमानों को टारगेट करने वाले फैसले लेती है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट करने वाले फैसले ले रहे हैं। नहीं, हमने कोई ऐसा भी कोई फैसला नहीं लिया है। हम तो सबके कानून का यहाँ पर राज हो, कानून व्यवस्था यहाँ बनी रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ रहे। यहाँ पर हमने कानून की व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया है। कुछ बातें बीच बीच में आती जरूर रही हैं। अभी एक पुरोला की घटना का जिक्र आता है बार बार। वो पुरोला की घटना एक ऐसी घटना थी जो एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप घटना थी, और लेकिन उस वहां पर भी कोई कानून व्यवस्था का कोई कमी नहीं आई, किसी को कोई मारपीट नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। हमने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया। मैं उसी मामले पे आना चाहता था, आप खुद आए उस पे। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, लेकिन मुसलमानों का पलायन हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर ये बात चिंतित नहीं करती? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चूंकि उसके बाद एक घटना वहां पर हुई। उत्तराखंड का एक स्वभाव है, यहाँ पर लोग सीधे साधे हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, और बड़े मैं कहूँ कि सरकारी व्यवस्था को, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर देखिए, ये एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप थी जो स्वतः स्फूर्त थी, और वो अचानक घटना हुई। और वो घटना क्यों हुई कि उत्तराखंड के अंदर लोगों ने इसको बहुत बुरा माना कि बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर, छल करके, प्रपंच करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके, उनके साथ जो है एक प्रकार से धोखा किया गया। उस धोखे के विरोध स्वरूप ये घटना हुई, लेकिन हमने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी, और अब शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपने बात कही कि शांतिपूर्ण लोग हैं उत्तराखंड के, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों पे भी लागू होता है उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड के अंदर सभी शांति से रहते हैं, सभी, कोई ऐसा नहीं है, सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। हमारा तो बहुत शांत प्रदेश है, कहीं पर ऐसी कोई, आपने कभी कोई ऐसी घटना सुनी भी नहीं होगी। आप तो पूरे देश के समाचारों को भली भांति जानते हैं, तो कहीं ऐसी। लेकिन वो जो मुसलमानों का पलायन हो रहा था, उस बात ने पूरे देश को चिंतित किया कि ये क्या हो रहा है। नहीं, मेरे पास आए थे मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम महापंचायत करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई देखिए, चूंकि महापंचायत, मैंने कहा पहले भी हमने कहा कि उनको भी हमने कहा आप भी मत करिए। एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग भी करना चाहते थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी हमारी बात को माना। और आपसे भी हम कह रहे हैं कि हम जब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, हम जब किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सभी लोगों ने मान लिया उसको। धर्मांतरण, लव जिहाद,
ये कितना बड़ा मसला आपको उत्तराखंड के लिहाज से दिखता है? उत्तराखंड देखिए देवभूमि है, और देवभूमि कुछ लोगों के लिए नहीं है, देवभूमि भारत भर के लोगों के लिए है और पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए है। यहाँ का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, और धर्मांतरण यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत और कुछ ऐसे लोग जो प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, मनगढ़ंत बातें करके लगातार एक पाप यहाँ पर लगातार हो रहा था, और पता ही नहीं चल रहा था कि धर्म उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। और ये बातें ये काफी सालों से चल रहा था, लेकिन जब ये सब ज्यादा जानकारियों में आई तो हमने कहा कि हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे, और हम धर्मांतरण विधेयक, धर्म विधेयक उत्तराखंड में लेकर आए, और उसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। और अब धर्मांतरण के क्षेत्र में बिना परमिशन के कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और बहन बेटियों के साथ भी जो हो रहा था वह भी कहीं ना कहीं कानून लचीला होने के कारण से, या उसमें बहुत सख्त प्रावधान न होने के कारण से हमारी बहन बेटियों के साथ भी इस प्रकार का काम उत्तराखंड में हो रहा था। उनको ठगने का काम, उनको बरगलाने का काम में चल रहा था। देखिए उत्तराखंड के अंदर ये तो किसी कीमत पर किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती है कि वो इस प्रकार का काम करे। उसके लिए हमने कहा कि हम सख्त प्रावधान करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की बात आएगी, बहन बेटियों के साथ धोखे की बात आएगी, छल फरेब की बात आएगी, तो कानून अपना काम सख्ती से करेगा। अच्छा, यूसीसी को लेकर सर बहुत सारे मुस्लिम लोग, उनके मौलाना, धर्मगुरु, ये सब कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे ऊपर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान को बना रहे थे, वो समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है। और जो लोग भी भारत के संविधान पर आस्था विश्वास रखते हैं, वो ऐसा प्रश्न चिन्ह उनको नहीं खड़ा करना चाहिए। और ये अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम के लिए ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये अंदेशा भी हो रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि भ्रम अजीबोगरीब फैलाए जा रहे हैं कि सारे कर्मकांड भी बदल दिए जाएंगे, एक ही रीति शादी होगी, इसको लेकर समाज में कुछ निश्चित रूप से देखिए कुछ लोग इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और विधि सम्मत होगा। भारत के संविधान के अनुरूप ही वो कमेटी काम कर रही है, और वही ड्राफ्ट बनकर आएगा। क्या यूसीसी का मकसद ये नहीं है कि सामाजिक आधार पे हिंदुओं के पक्ष में एक ध्रुवीकरण किया जाए और ये मैसेज दिया जाए, जो कि बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल इशू है, उसके सहारे आगे बढ़ा जाए, और अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी? उत्तराखंड उसके लिए एक कह सकते हैं कि ट्रायल रिपोर्ट है। देखिए ध्रुवीकरण जैसी कोई बात नहीं है। ये ध्रुवीकरण की बात, ये एक पक्ष को आहत करने वाली जैसी बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जो है कुछ लोगों को ध्रुवित करके हमेशा उनका वोटों के लिए अपने लिए उपयोग किया है। हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया है वह लोग इस प्रकार की बात उठा रहे हैं। हम तो सबके सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबके संतुष्टिकरण की बात करते हैं। इस प्रोसेस में लगातार प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह जी से आपका संपर्क रह रहा है कि किस प्रकार से कमेटी काम कर रही है, कैसे फीडबैक ले रही है? सभी मुद्दों पर उनसे हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का चूंकि देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है, और उनका एक कर्म वर्म का रिश्ता है यहाँ से, और देवभूमि के लोगों का भी उनसे बहुत लगाव है। उनको अपने घर का मानते हैं, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई अपना अभिभावक मानता है। उसी प्रकार से गृह मंत्री जी भी समय समय पर यहाँ पर चाहे जो भी चीजें होती हैं, हम लोग उनका मार्गदर्शन लेते हैं, और उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्य यहाँ उत्तराखंड के बढ़ रहे हैं, विकास के काम बढ़ रहे हैं, और सभी में उनका मार्गदर्शन हमको मिलता ही रहता है। लेकिन उत्तराखंड में डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी कहीं किनारे चला गया है। उत्तराखंड की चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हो रही है कि यूसीसी को लेकर। नहीं, डेवलपमेंट हमारा मुख्य इशू है। और देखिए 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हमारी बनकर तैयार हो गई है। केदारनाथ जी का 10 साल त्रासदी के हो गए, और नया केदार, भव्य केदार बन गया है, दिव्य केदार बन गया है। अभी कैलाश मानसरोवर, अभी जैसे 4 धाम की लोग यात्रा कर रहे हैं, आने वाले समय में लिपुलेख तक हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जैसे 4 धाम की यात्रा होती है, आने वाले समय में बाबा कैलाश की यात्रा भी होगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और वो अनायास ही नहीं निकले। वो चूंकि
भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा केदार के भक्त हैं, और उनके मुंह से जो शब्द निकले वो सच बताऊं तो मैं शिव रूपी शब्द थे। और 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले और 22 में हमारी यात्रा हुई। यात्रा अभूतपूर्व हो गई, सारे रिकॉर्ड पिछले समाप्त हो गए, नए रिकॉर्ड बन गए। कांवड़ यात्रा हुई, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, 4 करोड़ के लगभग। और इस वर्ष भी अभी यात्रा आधी भी नहीं हुई है और 33 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार मौसम खराब हो रहा है, लेकिन भक्तों का सैलाब आ रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में था, उसमें यूसीसी का छौंक लगाने की क्या जरूरत थी? नहीं, यूसीसी, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने ही उस पर मोहर लगाई है, और उस समय तो चुनाव से पहले की बात है, ये आम चुनाव से पहले की बात है। चुनाव तो अब आने वाला है, इसलिए वो बहुत पीछे की बात है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो केवल इस नाते कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी जो है सभी के लिए काम नहीं किया है, केवल वोटों के लिए काम किया है। वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे ये हैं। माना जाए कि केंद्रीय स्तर पे मॉडल के तौर पे पेश करने के लिए उत्तराखंड ने यह फैसला किया कि यूसीसी को लेकर हम अपना मॉडल दे रहे हैं, इस मॉडल को अपनाइए केंद्रीय स्तर पे। देखिए, देवभूमि है और देवभूमि सभी को शुद्ध वातावरण देती है, शुद्ध पानी देती है, शुद्ध हवा देती है, शुद्ध पर्यावरण देती है। ये देवों का प्रदेश है, जो भी यहाँ होता है वो देवों की कृपा से भी होता है। और यहाँ हो रहा है तो हम तो अपने राज्य के लिहाज से हमने जो संकल्प लिया था या जो बात हमने पहले कही थी उसी के अनुरूप उसका ड्राफ्ट बन रहा है, उसी के अनुरूप हम उसको लागू करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ देवभूमि का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक यहाँ के देवभूमि के नाते, कि उत्तराखंड जिस दिशा में आगे बढ़ा है, भारत के सभी राज्यों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है सबसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, उसमें यूसीसी उत्तराखंड में लेके आया जाना। जाहिर तौर पे राहुल गांधी ये कहेंगे कि देखो जो मैं कह रहा था उत्तराखंड तो वही कर रहा है और बाकी राष्ट्रीय स्तर पे भी वही किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी एक समय में न तो पूजा करते थे, न कभी मंदिर जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से उनको आज वो सब काम करने पड़ रहे हैं जो कभी नहीं करते थे। आने वाले समय में हो सकता है वो कहें कि यूसीसी भी अच्छा है। ठीक, अभी तो कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति विदेशों में जाकर कह सकते हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जिनके पूर्वजों ने, जिनकी पार्टी के लोगों ने, जिनके दादी ने जो देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया था, उसको कौन भूल सकता है कि ऐसे लोगों को चीन से ज्यादा प्रेम है, भारत की सेना से कम प्रेम है। तो लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी किस मानसिकता से देश के अंदर काम कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल पूछूं मैं आपसे कि अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से कहा जाए तो क्या यह तय माना जाए कि अगले 2 महीने के भीतर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, वो जो कानून है, वो कानून धरातल पे एक्टिव रहेगा? हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट मिलते ही जो है उस पर जो भी विधिक राय लेकर उसको हम उस पर आगे बढ़ें। और हमारा प्रयास होगा कि चूंकि हमने इसमें सबसे पहले उत्तराखंड राज्य ने इनिशिएटिव लिया है, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर वो हमको अवसर नहीं देते तो हम इस दिशा में नहीं आगे बढ़ पाते। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने इसकी सबसे पहले कमेटी बनाई थी उसी प्रकार से हम सबसे पहले इसको लागू भी करें। लगभग तय माना जाए कि 1.5-2 महीने के भीतर तो ये हो जाएगा? हाँ, जल्दी से जल्दी। इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि केंद्रीय स्तर पे जो आएगा वो इसके बाद ही आएगा, उसमें उत्तराखंड एक रोल मॉडल के तौर पे पेश होगा? नहीं, हमने उत्तराखंड की बात करी है और उत्तराखंड में हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद चूंकि मैंने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि सभी लोग इसको लागू करें। पुष्कर जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।